नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चंद्रहासिनी एकेडमी में। और अमीन पटवारी यूट्यूब एमसीक्यू सीरीज को लेकर मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ जीएस के कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज रात को 9 बजे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पता चल जाए कि हमारा अमीन पटवारी का वीडियो आ चुका है। और अभी तक आपने हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर सीजी अमीन पटवारी का अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, वहां पर जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुकमा, बी बीजापुर, सी दंतेवाड़ा और डी बस्तर। तो बताइए भाई, सबसे अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी के सभी बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, लेकिन सबसे अंतिम सीमा जो है वो सुकमा जिले से बनती है। अगर मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का रफली तौर पर मैप बना दूं, ये कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर मैप बना लेते हैं ताकि हम सीमावर्ती जिलों के बारे में समझ सके। तो सीमावर्ती जिले आप देखेंगे यहाँ पर सबसे उत्तर में बलरामपुर जिला कौन सा है? तो सीमावर्ती उत्तरी जिला है बलरामपुर। यहाँ पर सुंदरी नामक ग्राम है। कौन सा गांव है? सुंदरी नामक। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जशपुर सबसे पूर्वी सीमावर्ती जिला है। जशपुर के बगीचा तहसील में गिरला नामक गांव पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में आता है। वहीं नीचे सबसे सीमावर्ती जिला है सुकमा में कोंटा है। सुकमा में कौन सा है? कोंटा है। और सबसे पश्चिमी सीमावर्ती जिला है बीजापुर। कौन सा है? बीजापुर। और बीजापुर में है भानुप्रतापपुर। तो आपको ये सीमावर्ती जिलों के बारे में ध्यान होना चाहिए, ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे उत्तरी सीमावर्ती जिला है बलरामपुर में सुंदरी गांव। सबसे पूर्वी सीमावर्ती जिला जशपुर में गिरला गांव। सबसे दक्षिणतम सीमावर्ती जिला सुकमा में कोंटा। और सबसे पश्चिमी सीमावर्ती जिला है बीजापुर में है भानुप्रतापपुर। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलो आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिले संलग्न हैं? यहाँ पर आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं। तो कुछ ऑप्शंस आप थोड़ा समझिए। देखिए, यहाँ पर एक जिला है सरगुजा जो कि भू आविष्ठित जिला है। तो ये तो सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में कोरबा जिला है। कोरबा जिला भी भू आविष्ठित जिला है, ये सीमावर्ती जिला तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है। तो अगेन मैं यहाँ पर एक रफ छत्तीसगढ़ का मैप बना लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊँ, है ना। ये मान लीजिए यहाँ से है, ये है आपका मध्य प्रदेश की सीमा, है ना। और ऊपर में हम देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश की सीमा। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं भाई जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं? तो टोटल 9 जिले हैं। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, उसके ऊपर कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पिंडरा, मरवाही, जीपीएम, इसके ऊपर है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। यहाँ है कोरिया और सूरजपुर और बलरामपुर। तो आप देख सकते हैं टोटल 9 जिले हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 जिले ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेली, बिलासपुर और कोरिया। चलो हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर।
अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? और ऑप्शन दिए गए हैं गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा या फिर प्राचीनतम युग। तो देखो, गोंडवाना युग की चट्टानों में ही गोंडवाना की 3 श्रेणियां हैं हमारे यहाँ, एक अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और तीसरा है निचला गोंडवाना। इसमें अपर और निचले गोंडवाना में कोयला की चट्टानें मिलती है, कोयला ये मिनरल मिलता है। धारवाड़ में लौह अयस्क मिलते हैं, धारवाड़ में क्या मिलता है? लौह अयस्क। कडप्पा की चट्टानों में चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होता है, डोलोमाइट। वहीं पर प्राचीनतम युग की चट्टानें हैं आर्कियन चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन चट्टानें, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो ध्यान में रखना ये कुछ बेसिक सी बातें, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल, चंवर ढाल स्थित है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर बिलासपुर मैदान में, जशपुर शामली पाठ में, हसदेव मान बेसिन में या फिर महानदी शिवनाथ दोआब में। तो ध्यान रखिएगा कि जो चंवर ढाल है ये हसदेव मान बेसिन में विस्तृत है। आपको पता होना चाहिए कि चंवर ढाल वास्तव में क्या होता है। तो देखो, आपको पता है कि उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाट प्रदेश है और नीचे है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो पाट प्रदेश हाइट पर है और छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो मैदानी क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच जो स्लेंट बनता है उसे ही कहते हैं चंवर ढाल, जो कि हसदेव मान बेसिन के बीच में है। बेसिन किसे कहते हैं? तो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, कैचमेंट एरिया, उसे ही कहते हैं बेसिन। ठीक है, ध्यान रखना कि हसदेव मान बेसिन में चंवर ढाल स्थित है और इसी चंवर ढाल में है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा, सिंघनपुर की गुफा। क्लियर है? चलो हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल, अबूजमाड़ पर्वतमाला फिल इन द ब्लैंक्स पठार के मध्य पश्चिमी भाग में मिली है। किसके मध्य पश्चिमी भाग में मिली है भाई? तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पेंड्रा लोरमी का पठार, दक्कन, दंडकारण्य और दुर्ग। तो ये कुछ पठार ही है, तो दुर्ग तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। पेंड्रा लोरमी का पठार आपको पता है कि ये पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही और कोरबा के क्षेत्र में ये विस्तृत है। तो अबूजमाड़ की पहाड़ियां तो बस्तर संभाग में है ना। तो दक्कन का पठार भी नहीं। ये वास्तव में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का जब आप मैप बनाते हो, छत्तीसगढ़ को जब आप मैपिंग करते हो, तो एक इसका भौगोलिक विभाजन है दंडकारण्य का पठार। एक भौगोलिक विभाजन क्या है? तो दंडकारण्य का पठार। तो ये मान लीजिए ये क्या है? ये है आपका दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार के मध्य, ये मध्य हो गया सेंटर और ये हो गया पश्चिमी। मध्य पश्चिमी हिस्से में क्या है? तो अबूजमाड़ की पहाड़ी। और ये जो अबूजमाड़ की पहाड़ी है ये विशेष रूप से नारायणपुर जिले में विस्तृत है और इस जिले में अबूजमाड़िया विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लोग निवास करते हैं। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंडकारण्य। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? बताइए भाई, गर्म और आर्द्र होने का कारण क्या है? मकर रेखा से इसकी निकटता, मकर रेखा तो हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरती ही नहीं है। भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, दक्कन के पठार से इसकी निकटता या कर्क रेखा से इसकी निकटता। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा से इसकी निकटता के कारण ही हमारा जो क्षेत्र है वो कैसा है? गर्म और आर्द्र है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके बाद कोरिया के बाद सूरजपुर और बलरामपुर। इन 4 जिलों से होकर ये गुजरती है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को हमें मार करना है तो सबसे पहले हम नहीं को गोला लगा देते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अधिकतम वर्षा जशपुर, उत्तर रायगढ़ और दंतेवाड़ा जिलों में होती है। हाँ सही है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा यहाँ वर्षा होती है।
कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। कोरिया और ये जो कवर्धा है ये मैकल श्रेणी का एरिया है। कवर्धा में तो सबसे कम वर्षा वैसे भी होती है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। लास्ट इसका स्टेटमेंट जो ऑप्शन है डी, बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती, ऐसा कतई नहीं है भाई। बस्तर में अल्प वर्षा तो नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो असत्य कथन है वो है डी। असत्य कथन कौन सा है? डी। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? ऑप्शन है डिंडनेश्वरी देवी, अंगार मोती, चंद्रहासिनी या फिर महामाया। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि डिंडनेश्वरी मंदिर जो है ये कहाँ है? मल्हार में है। और मल्हार में कौन सी नदी बहती है? तो भाई लीलागर नदी बहती है, लीलागर नदी बहती है। चंद्रहासिनी देवी ये चंद्रपुर में स्थित है और चंद्रपुर में 3 नदियों का संगम है। ये 3 नदी है, महानदी, ऊपर से आती है मांड और नीचे से आती है जोंक। ऊपर से मांड और नीचे से आती है जोंक। तो यही पूछा गया है कि मांड और महानदी के संगम पर कौन सा तीर्थ स्थल है? तो ये है चंद्रहासिनी देवी। महामाया का मंदिर वैसे तो बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन विशेषकर जो महामाया का मंदिर है वो कहाँ है? तो रतनपुर में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल कथन है और कारण है। चलो देख लेते हैं कथन क्या है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में बहती है। जीवन रेखा इसलिए क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा बहती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में महानदी अपवाह तंत्र बहती है। और महानदी और उसकी सहायक नदियां इस मैदानी क्षेत्र का मूल कारण है, जहाँ पर यहाँ पर धान की खेती होती है। तो बहुत कहीं सिंचाई की सुविधाएं जो है महानदी और उसकी सहायक नदियों से यहाँ पर मिलती है। ठीक है, दूसरा कारण है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में बहती है। तो ये कारण बिल्कुल गलत है। ये नदी की बात की जा रही है, नदी अपवाह तंत्र की बात नहीं की जा रही है। तो पूरे राज्य में केवल एक ही नदी नहीं है जो कि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी बहती है। शिवनाथ नदी बहती है, ताड़ा बहती है, बंजर बहती है, बहुत सारी नदियां बहती है छत्तीसगढ़ के मैदान में। तो ये कारण जो है गलत है। इसी कारण से इसे महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नहीं कहा जाता है, ध्यान रखो। तो कथन सही है पर कारण जो है वो गलत है। कारण जो है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी बहती है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ये गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील से निकलती है और मेनली ये उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवभोग। अगला सवाल, बांकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय किस जिले में है? ये बांकी नहीं है, ये बंकी है। क्या है? बंकी। बंकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय कौन से जिले में है? तो कोरिया, जशपुर, सरगुजा या कोरबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा जिले में है बंकी और कुंवरपुर। इसके अलावा यहाँ श्याम परियोजना भी है, ध्यान रखना। यहाँ पर कौन सा परियोजना है? श्याम परियोजना। ठीक है, तो श्याम, बंकी और कुंवरपुर ये तीनों परियोजना सरगुजा जिले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल की है? सर्वाधिक रोपित क्षेत्र पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मक्का, गेहूं, ज्वार या जौ। तो सर्वाधिक रोपित क्षेत्र मक्का का है। किसका है? मक्का का। मक्का जो है ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है और ये खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मक्का। ऑप्शन नंबर ए, मक्का। अगला सवाल, बूटा कटाई तिहार किससे संबंधित है? ये सवाल और भी पूछा गया है। ये बूटा कटाई त्योहार जो है वो तेंदू पत्ता संग्रहण से संबंधित है। तेंदू पत्ता संग्रहण जब संग्रहण किया जाता है तब बूटा कटाई तिहार मनाया जाता है। एक बात और ध्यान में रखना, महुआ बिनने से संबंधित पर्व का नाम है इरपू पंडुम। इरपू पंडुम पर्व जो है वो महुआ के बीज को जब बिनने जाते हैं तो इस पर्व को मनाते हैं।
ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? ये गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य पहले रायगढ़ में था, अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट यस, ऑप्शन नंबर सी। गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य ये स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। इसका गठन हुआ था 1975 ईस्वी में। 278 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये विस्तृत है। इसके अलावा जो वन्य जीव में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सोनकुत्ता। सोनकुत्ता यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें आपको गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में ध्यान में रखना है। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, झीपनकरही में किस खनिज का उत्पादन होता है? बताओ भाई, झीपनकरही में किस खनिज का उत्पादन होता है? बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर या फिर लौह अयस्क? बताओ भाई किसका होता है? तो झीपनकरही, ध्यान में रखना कि यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1487 ईस्वी में गोपाल राव के द्वारा किया गया था। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1487 ईस्वी में किया तो गया था, लेकिन गोपाल राव के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि दलपत राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दलपत राव के द्वारा। गोपाल राव खैरागढ़ के राजा लक्ष्मण निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। तो गोपाल राव नहीं थे, दलपत राव थे। कौन थे? दलपत राव। गोपाल मिश्र जो है वो कलचुरी कालीन रतनपुर के कलचुरी शासक राजसी के दरबारी कवि थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में, अच्छा ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में महाकांतर के नाम से जाना जाता था। तो नहीं, छत्तीसगढ़ को नहीं बल्कि बस दंडकारण्य के क्षेत्र को, बस्तर के क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि कोसल के राजा महेंद्र, मध्य छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता था, और महाकांतार के राजा व्यागराज। मतलब कि दंडकारण्य या बस्तर के क्षेत्र को महाकांतार कहा जाता था। लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा क्या गया भैया, सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन इनमें से कोई भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है कि किसका गठन किसके द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हेतु बहुत सारे संघ, पार्टी या मोर्चा बने थे। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी और सुधी संघ, इन सभी का गठन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर यही सवाल पूछा गया है। सबसे पहले ये जानो कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ ये आया कब था भाई? तो ये आया था 1925 में। कब आया था? 1925 में। ये छत्तीसगढ़ पार्टी आया था 1983 में। ये आया था 1998 में। और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था 1956 में। ठीक है, अब देखो कौन किससे रिलेटेड है, बता दो भाई। तो प्लीज बताओ कौन किससे रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है, देखो छत्तीसगढ़ महासभा जो है इसका गठन किया था खूबचंद बघेल ने। संघर्ष मोर्चा विद्याचरण शुक्ल, ये कौन है? तो विद्याचरण शुक्ल। उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जो है वो पवन दीवान की थी, और सुधी संघ ये है शिवदास पांडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राज्य गठन के समय निम्न में से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था? यहाँ पर कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था पूछा गया है। तो देखो राज्य गठन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इस समय टोटल 16 जिले थे, जिसमें से गरियाबंद नहीं था। गरियाबंद जिले का गठन 2012 में हुआ था। 1 जनवरी 2012 में इस जिले का गठन किया गया था। तो ये जिला जो है अस्तित्व में नहीं था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल, आरंग का भांड देउर मंदिर निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? शैव है, शाक्त है, बौद्ध है या फिर जैन है? करेक्ट आंसर है जैन मंदिर है ये भांड देउर मंदिर। यहाँ पर नेमिनाथ, अजीतनाथ और श्रेयांश की मूर्तियां हैं। किनकी मूर्तियां हैं? नेमिनाथ,
अजीतनाथ और श्रेयांश की मूर्तियां हैं। ध्यान में रखना भांडेर मंदिर कहाँ है, तो आरंग। आरंग को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में गो हत्या पालक प्रायश्चित शील के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे देश में बानाबरत, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो मंदिर है, ये बानाबरत बहुत ही फेमस मंदिर और पुरातात्विक स्थल है, जिसे गो हत्या प्रायश्चित स्थल के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में बाणासुर ने गो हत्या के रूप में जो प्रायश्चित की थी वो यहीं से की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बानाबरत, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो बताना चाहूंगी अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 3 में प्रावधान है राज्यों का गठन और राज्यों की सीमा में परिवर्तन। राज्यों के गठन, पुनर्गठन या फिर उनकी सीमा में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ें और उनके संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखो, पहला कथन है, राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। बिल्कुल सही है, जब तक कि मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो तब तक ही वो अपने मंत्री के पद पर बना रह सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उससे त्याग पत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और ये इसका सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम अगले सवाल पर। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ये सवाल बहुत ही इजी है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में इसे पूछा गया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सबसे प्रमुख अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। मुख्य सचिव यही है सबसे प्रमुख अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, दुर्ग महाविद्यालय, भातखंडे महाविद्यालय। तो देखो, छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में शिक्षण समिति, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसके तहत इस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके पहले प्राचार्य थे जे योगानंदम। तो कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखना। ये है कहाँ भाई? तो ये रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रत्नदेव द्वितीय ये जाजलदेव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1120 ईस्वी से लेकर 1135 ईस्वी तक था। इसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को आक्रमण में विफल किया था। बिल्कुल सही है। इसके राज्य पर अनंत वर्मन छोड़कर ने आक्रमण किया था। ये भी बिल्कुल सही है। इसने गौड़ पर आक्रमण कर उस पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। ये भी सही है। उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सामंत ने कोई विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, खल्ल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम देवपाल, यश, रत्न सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खल्लारी में 1415 ईस्वी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ खल्लारी में, जिससे ये पता चलता है कि उस समय खल्लारी के राजा थे हरिब्रह्मदेव राय, जिसे हम रायपुर के कलचुरियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके शासनकाल में देवपाल नाम के मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो करेक्ट आंसर है देवपाल। करेक्ट आंसर क्या है? देवपाल। अगला सवाल, सावंत भारती किससे संबंधित है? ये पी वॉन सेकेंड जो ब्रिटिश अधीक्षक थे, इनका टाइम, ये रायपुर में शासन कर रहे थे। इनका टाइम पीरियड 1818 से लेकर 1825 ईस्वी तक था। इनके टाइम पीरियड में सावंत भारती और महारसिया, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिन्होंने इनके शासन का विरोध किया। विरोध के तहत इन्हें जेल जाना पड़ा और जेल के बाद इनकी सजा को पी वॉन सेकेंड के द्वारा कम कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो संबंधित थे ये शांति दूत नहीं थे, ये समाज सेवी नहीं थे, ये देश सेवी नहीं थे, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। ध्यान रखना, सावंत भारती और महारसिया, ये दोनों व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। दोनों किससे रिलेटेड है? तो ब्रिटिश अधीक्षक पी वॉन्स एगेन्यू। इनका टाइम पीरियड 1818 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक था। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? दिवाकर कालिकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती या गजाधर साव? तो देखो, वासुदेव देवरस थे। वासुदेव देवरस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में 1930 ईस्वी में बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया था। वहीं पर रायपुर में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ तो वहां पर भी वानर सेना का गठन किया गया, जिसके नेता थे बलीराम दुबे आजाद। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखना। वानर सेना वास्तव में है क्या? तो ये छोटे बच्चों का संघ था, छोटे बच्चों का ग्रुप था, जो लोग जुलूस की शक्ल में नारे लगाया करते थे, जासूसी किया करते थे, एक सूचना को एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया करते थे, तो इसे ही वानर सेना कहा जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन किया गया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती? गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में बीजापुर के सीमा में थोड़े समय के लिए प्रवाहित होती है। बंजर, ताड़ा और बंजर दोनों नदियां यहीं की है। कबीरधाम जिले में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है। वेनगंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। वेनगंगा की जो सहायक नदी है बाघ नदी, वो प्रवाहित होती है यहाँ पर, है ना, फुलझाड़ी की पहाड़ियों से निकलती है बाघ नदी। इसके बाद ये वेनगंगा में जाके मिलती है और फिर वेनगंगा गोदावरी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजना में शामिल नहीं है, तो कोडार, मनियारी, केलो या जोग? तो देखो, केलो परियोजना जो है वो वृहद परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। केलो परियोजना रायगढ़ जिले में स्थित है। इवन केलो नदी भी मेनली कहाँ बहती है? तो रायगढ़ जिले की नदी है। अच्छा, राजमेर की पहाड़ी का विस्तार किस जिले में है? ये गौरेला पेंडा मरवाही जिले में है। इसकी हाइट ध्यान में रखना, राजमेर की पहाड़ी की हाइट है 1125 मीटर। 1125 मीटर है। गौरेला पेंडरा मरवाही जिले में ये विस्तृत है। अगला सवाल, हाथीपोल गुफा कहाँ है? हाथीपोल गुफा ये डोंगरगढ़, देवगढ़, कुटका या फिर रामगढ़ की पहाड़ी में? तो रामगढ़ की पहाड़ी में हाथीपोल गुफा स्थित है। सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी विस्तृत है। रामायणकालीन स्थल है, मौर्यकालीन स्थल है यहाँ। इसके अलावा हाथीपोल गुफा के अलावा सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की गुफा भी स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है? जशपुर को, अंबिकापुर को, विंता घाटी को या फिर झीरम घाटी को? तो देखो, अगर आपके पास इस प्रकार से ऑप्शंस हो जहां पर चैतुरगढ़ नहीं दिया हो गया हो, चैतुरगढ़ को वैसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा आपको किताबों में ये भी दिखेगा कि विंता घाटी जो कि बस्तर क्षेत्र में विस्तृत है, इसे भी क्या कहा जाता है? इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है और बस्तर का कश्मीर विंता घाटी को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय तितली डेडलिफ छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, भोरमदेव अभयारण्य, सीता नदी अभयारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाई जाती है भाई? तो भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान में।
2021 में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, कुटुम्बसर गुफा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। हमें सत्य कथन देखना है। यह एशिया की सबसे गहरी गुफा है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज 1951 में प्रोफेसर शंकर तिवारी द्वारा किया गया था, ये भी सही है। उस गुफा का निर्माण चूना पत्थर से किया गया है। 2 स्ट्रक्चर है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, बिल्कुल सही है। इस गुफा के अंदर एक कुंड है जहाँ घोड़ापल्ली नामक अंधी मछलियाँ पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस अंधी मछलियों को शंकराइन मछली भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी। तो चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, कोरंडम खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? गरियाबंद, जशपुर, कोरिया या सुकमा? तो सुकमा में पाया जाता है कोरंडम खनिज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सुकमा के सोना कुकनार, नगारस, कोंटा, इन क्षेत्रों में कोरंडम पाया जाता है। सुकमा के अलावा दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी कोरंडम पाया जाता है। ये ध्यान में रखना, कोरंडम प्राप्ति के क्षेत्र हैं सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। ठीक है, चलो आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अंजनी नामक औद्योगिक क्षेत्र राज्य के किस जिले में है भाई? बता दो। चलो इसका आंसर आप लोग दे दो। ठीक है, इसका आंसर क्या करो, आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि अंजनी नामक औद्योगिक क्षेत्र राज्य के किस जिले में है। चलो अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग कलचुरी शासक और उनकी उपलब्धियां यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, पृथ्वीदेव प्रथम, इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। 21,000 गांवों का स्वामी था। इसके बारे में जानकारी अमोदा के ताम्रपत्र से मिलती है। कलचुरी कालीन राजा था, है ना। 21,000 गांवों का स्वामी था। इसके अलावा सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, समाधि गता, शेष, पंच महाशब्द जैसी उपाधियां इसे विभूषित की गई थी। जाजलदेव प्रथम, ये छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को इसने पराजित किया था। जाजलदेव द्वितीय के सेनापति नहीं, ये त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को शिवरी नारायण में क्या किया था? शिवरी नारायण में उसे पराजित किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय सेनापति जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके अलावा इन्होंने राज्य में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो करेक्ट आंसर है 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4। 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, सूबा शासन या स्थानीय स्वशासन? सीधी सी बात है, ये क्या था? सूबा शासन था। देखो, मराठा शासन काल में कुछ 4 व्यवस्थाएं थी। प्रत्यक्ष भोसला शासन, सूबा शासन, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन और पुनः भोसला शासन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूबा शासन। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखने वाला था, बिल्कुल सही है। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था। बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करता था और पोद्दार परगने की आमदनी का हिसाब करता था। चलो भाई, इसका आंसर आप लोग बताओ। इसका आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है आपको? सुमेलित नहीं है बताना है। क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? असत्य जानना है तो असत्य को हमें क्या करना है? पहले इसे गोला लगा लेना है। भूमि राजस्व का 3 साल का बंदोबस्त लागू किया गया था, तो बिल्कुल सही है। 3 साल का बंदोबस्त लागू किया गया था। ये 55 से लेकर 61 तक चला था। इसके अलावा 62 में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू रहने दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू नहीं रहने दिया उन्होंने।
उन्होंने यहाँ पर तहसीलदारी व्यवस्था लेकर आई थी। रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया था, सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है हमें। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर में आए, सही है। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे, वहां एक जनसभा को संबोधित किया। जानी हुसैन का बाड़ा जगह था जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया, ये भी सही है। लगभग 2000 रुपए की राशि महिलाओं के द्वारा दी गई। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर में जब राजनीतिक सभा हुई तो वहां पर माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद फिर उन्हें बिलासपुर जेल में डाल दिया गया, जिस जेल में उन्होंने पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा और पूरी नहीं सुनोगे तान, ये 3 कविताओं की रचना की थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। कौन कौन नेता थे भाई? बिलासपुर से पूछा गया है। तो बिलासपुर के नेता हैं छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राजकिशोर वर्मा। जय नारायण पांडे ये रायपुर के नेता हैं, ध्यान में रखना। तो 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य में ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए हैं? ईश्वरी चरण शुक्ल कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बहु छोटेलाल श्रीवास्तव थे। रायपुर षड्यंत्र केस के मेन नेता थे परशुराम सोनी। डायनामाइट केस से जुड़े हुए हैं ईश्वरी चरण शुक्ल। ध्यान में रखना, रायपुर डायनामाइट केस, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो बड़े नेताओं को ऑपरेशन 0R के तहत 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को संचालन करने की जिम्मेदारी युवा नेताओं को मिल गई थी। रायपुर के युवा नेताओं ने सोचा क्यों ना रायपुर जेल को डायनामाइट से उड़ाकर वहां के राजनेताओं को छुड़ा दिया जाए। रायपुर डायनामाइट केस इसी को ही कहा जाता है। रायपुर जेल की दीवार डायनामाइट से टूटी तो लेकिन वहां से राजनेता भाग नहीं सके। इसके प्रमुख नेता थे बिलक नारायण अग्रवाल। इनके बहुत सारे सहयोगी थे। एक तो ईश्वरी चरण शुक्ल थे, एक थे नारायण दास राठौर, सुधीर मुखर्जी, नागरदास बावरिया, तो इस प्रकार से, और एक थे जय नारायण पांडे। एक और कौन थे? तो जय नारायण पांडे। ये सभी नेता जो थे वो रायपुर डायनामाइट केस के नेता थे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से हमें अरेंज करना है। देखो, रायपुर जेल में डायनामाइट केस हुआ था 1942 में। गांधी जी इस राज्य में दूसरी बार आए थे 1933 में। महासमुंद तमोरा में सत्याग्रह हुआ था 9 सितंबर 1930 को और कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था जुलाई 1920 को। तो 4, 3, 2, 1 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल ऐसे भी आते हैं भाई, कालक्रम के हिसाब से घटनाओं को अरेंज कर दो। अगला सवाल, मेरिया विद्रोह जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो 42 से 63 तक, लगभग कितने साल हो गए भाई? 20 वर्ष, 22 वर्ष। कितने साल हो गए? 42 और 63, 22 वर्ष। 22 वर्षों के लिए देवी दंतेश्वरी के मंदिर पे सेना को तैनात कर दिया गया था, क्योंकि ये मेरिया मतलब जिस नर की बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाता था। दंतेश्वरी मंदिर में ताड़ी पिन्नू और माटू देव की आराधना में नर बलि प्रथा प्रचलित थी और जिसके खिलाफ
ब्रिटिश ने वहां पर 22 वर्षों के लिए सेना तैनात कर दी थी और फिर इसी के विरोध में मेरिया विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध, दीवान कौन थे भाई? तो मनीराम पांडे थे। कौन थे? दीवान थे मनीराम पांडे। दीवान मनीराम पांडे के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद और वासुदेव देशमुख। ठीक है, तो देखो ये इसके जो नेता थे ये तीनों के तीनों थे। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल भी थे, सरयू प्रसाद अग्रवाल भी थे, वली मोहम्मद भी थे, इसके अलावा रत्नाकर झा भी थे। कौन थे? रत्नाकर झा। तो किसानों ने किसके नेतृत्व में कह सके तो ये जो किसानों का जो मेन नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो वली मोहम्मद ने किया था। ध्यान में रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वली मोहम्मद। कौन हो जाएगा? वली मोहम्मद। या फिर अगर आप ऐसे ध्यान दे सकते हो कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाता कि कौन कौन से थे, तो ये तीनों के तीनों थे। ये कौन थे? ये तीनों के तीनों नेतृत्व कर रहे थे। चलो अगला सवाल, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? कौन से जिले में रहते हैं भाई? ऑप्शंस देख लो, बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद या फिर दुर्ग। तो ये रहते हैं कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद में रहते हैं। आंशिक रूप से ये लोग महासमुंद, धमतरी और भानु प्रतापपुर मतलब कि कांकेर में भी निवास करते हैं। गोंडी में डूमादेव किसे कहते हैं? पितृदेव को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? पितृदेव। गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं? जब उनके पूर्वज की मृत्यु, जब उनके घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उसे ये लोग अपने देवता के रूप में स्थापित करते हैं, जिसे ये लोग डूमादेव कहते हैं, जो कि वास्तव में कौन है? तो पितृदेव है। तो इस प्रकार से हमने अमीन पटवारी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।